प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ संख्या 6 विश्व मानव दिवस के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्न में से आप किसे अधिवास नहीं मानते? मानव अधिवास नहीं मानते तो मकानों को भी अधिवास कहते हैं, नगर को भी कहते हैं, गाँव को भी कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा गलियाँ। उसके बाद जो बुशमैन जनजाति जो अफ्रीका में की जनजाति है कि लोग किस प्रकार के अधिवास जो हैं बनाते हैं, तो वो जो घुमक्कड़ जनजाति होती है तो इसमें ये जो लोग हैं अस्थायी अधिवास बनाते हैं, क्योंकि अफ्रीका में जो लोग जहाँ पर ये रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में, वहाँ पर भोजन की कमी है, इसलिए ये अस्थायी अधिवास बनाते हैं। उसके बाद पंपास प्रेरी घास के मैदानों में किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं या पाए जाते हैं, तो इसमें जो जो लोग हैं एकांकी अधिवास या परकीन अधिवास बनाते हैं। उसके बाद है, ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों के सहारे बस्ती का विकास किस अधिवास प्रतिरूप में है, तो इसमें आ जाएगा रेखीय प्रतिरूप, इसका आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? तो या भारत में महानगर जनसंख्या का आकार कितना होता है? तो 10 लाख से अधिक, इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में मेगापोलिस नगर श्रेणी में शामिल नहीं है, तो कोलकाता भी है, दिल्ली भी है, चेन्नई भी है, तो इसमें आ जाएगा जयपुर। एशिया की सबसे विशालतम स्लम बस्ती किस शहर में स्थित है? तो इसमें है, ये मुंबई में है, जिसे हम कहते हैं स्लम बस्ती यानी कच्ची बस्ती, धारावी बस्ती जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसे गुजरात के कुम्हारों ने बसाया था। ओके। उसके बाद है, भारत में 2011 के अनुसार महानगरों की संख्या कितनी है? जो 2011 के अनुसार जो डाटा है वो महानगरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है वो 53 है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है? मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है? तो मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है? मकान अथवा घर है, आवास है। उसके बाद मानव अधिवास के निवास के आधार पर प्रकार बताइए, तो 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 11वां जो क्वेश्चन है, देखिए, मानव अधिवास का महत्वपूर्ण उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? यानी मानव अधिवास का जो उपयोग है किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मानव अधिवास का जो उपयोग है जो भौतिक वातावरण से सुरक्षा के लिए किया जाता है, जैसे आंधी तूफान वर्षा सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए मनुष्य जो है अधिवास का उपयोग करता है। उसके बाद होता है अगला जो क्वेश्चन है हमारा, परकीन अधिवास। परकीन अधिवास यानी एकांकी अधिवास यानी बिखरे हुए अधिवास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वही मैंने बताया, अगर जो परकीन अधिवास होते हैं छितरे हुए होते हैं, बिखरे होते हैं, घर दूर दूर होते हैं। उसके बाद मानव अधिवास के किन्हीं 2 प्रतिरूप, तो इसमें बहुत से प्रतिरूप हैं, आप कोई भी जो 2 प्रतिरूप के नाम इसमें बता सकते हैं, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, ठीक है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, तो कोई भी आप जो हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लघुतरात्मक, मानव अधिवास से क्या तात्पर्य है? तो हम यहाँ पर मानव अधिवास की परिभाषा बतानी है, मानव अधिवास से क्या तात्पर्य है? तो मानव अधिवास की जो आप यानी धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा विकसित संरचना से है जिसका वह उपयोग जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिसका उपयोग करता है, ठीक है। या आप प्रोफेसर विडाल की परिभाषा बता सकते हैं इसमें, जिसे उसने कहा है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास अथवा अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई संरचना से है। या फिंच या टिवार्थन की परिभाषा आप दे सकते हैं। फिंच टिवार्थन क्या कहा है? मानव अधिवास जन समूह के ऐसी विशिष्ट बसाव या इकाई है जहाँ निवासियों के जीवन यापन के लिए अनेक सुविधाएं साधन सुविधाएं विद्यमान होती है, वो हो गया अधिवास, ठीक है। या घरों के समूह को भी हम क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। उसके बाद है ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? जिन अधिवासों के निवासी अपना
जीवन निर्वाह के लिए जो है प्राथमिक क्रियाओं पर संलग्न रहते हैं। ये हम कह सकते हैं मुख्य रूप से भूमि विधोन पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि अपना हो गया पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, लकड़ी काटना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, एक खानों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालना हो गया, तो वो हो गया ग्रामीण अधिवास। उसके बाद है ग्रामीण अधिवास की समस्याएं बताइए। अब ग्रामीण अधिवास की 5 समस्याएं, तो गांव में बहुत सी समस्याएं होती हैं, जो समस्याएं आपको लगती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए ग्रामीण अधिवास में जो है नियमित आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति का अभाव पाया जाता है, स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो परिवहन और यातायात के साधनों का अभाव पाया जाता है गांव में, ठीक है। तो आप 5 समस्या जो इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नगरीय अधिवास की प्रमुख 5 समस्याओं, अब ये इसका उल्टा हो गया, यानी जो शहर है उनकी समस्याओं का वर्णन करें। तो देखिए भाई शहरों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही होती है। शहरों में जनसंख्या अधिक होने से जो है वहाँ पर अपराध अधिक होता है, अपराधों में वृद्धि होती है, ठीक है। शहरों में गंदी बस्तियाँ ज़्यादा होती हैं। शहरों में सामाजिक आर्थिक विषमता पाई जाती है। लोगों में जो सामाजिक प्रगाढ़ता या असहयोग की भावना होती है। तो आप कोई भी जो है 5 समस्या इसमें लिख सकते हैं। अब उसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है, ग्रामीण और नगरीय अधिवास। गांव और नगरों में हमें अंतर करना है, तो हम सीधी सी बात है 5 अंतरों को लिख सकते हैं, ठीक है। 5 या 10 या कितने भी हमें जो याद है, तो इसमें आएगा गांव में, पहली बात है गांव में जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, इसका उल्टा आ जाएगा नगरों में अधिक होता है। गांव के लोग प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं, जबकि शहरों के 50% से ज़्यादा जो लोग हैं गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, ठीक है। गांव में कच्ची सड़कें, कच्चे मकान होते हैं, खुले खुले मकान होते हैं, जबकि इसका उल्टा आ जाएगा शहरों में पक्की सड़कें, मकान पास पास होते हैं। गांव में खुले अधिवास होते हैं, शहरों में बंद अधिवास होते हैं। गांव जो है विकास की दृष्टि से पिछड़े होते हैं, जबकि जो शहर विकास में काफ़ी आगे होते हैं। गांव में शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जबकि ये जो सुविधाएं शहरों में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। गांव में आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है और शहरों में आधुनिकता का प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 18वां, ठीक है। तो यही वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।